नमस्कार दोस्तों, पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये वीडियो 22वां लेक्चर है और इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 7 हम कंप्लीट कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसके कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो इस प्रकार से था। इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के क्या क्या घटक हैं, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर जो जैविक घटक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्पादक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता होते हैं जो इन उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और फाइनली जो लास्ट जैविक घटक होते हैं वो होते हैं अपघटक, यानी कि जिसके अंदर बैक्टीरिया और कवक आते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ को जो है खत्म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसको जो है प्रकृति में मिलाने का काम करते हैं। तो इनके बारे में हमने कल के लेक्चर में जो है पढ़ लिया था। जिसने कल का लेक्चर्स नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ने के लिए लास्ट में आपको मैं स्क्रीन पर एक वीडियो शो कर दूंगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए दोस्तों तो 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो नॉर्मली जो परिभाषा वो होती है कि प्राकृतिक और जो जैविक घटक होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अजैविक और जैविक घटक, जैसे कि मिट्टी है, मृदा और मनुष्य है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं प्रकृति में, ब्रह्मांड में मौजूद, उनके बीच में जो अंतर संबंध होता है उसको ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र मोस्टली 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीके से बनाया गया, और एक होता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से बनाया गया। अब जो प्राकृतिक होता है उसके फिर अलग अलग 2 प्रकार होते हैं। कृत्रिम के बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 70% पार्ट पर या 71% पार्ट पर क्या है, वाटर है। हाँ जी भैया, पानी है। और जो 29% एरिया है उसके ऊपर क्या है, लैंड है यानी कि स्थल है। तो पानी के अंदर भी जीव रहते हैं, और पानी कैसा है, तो पानी निर्जीव है। तो इनके बीच जो अंतर संबंध बनता है वो भी एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। और पानी इंसान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, नेचुरली बनाया। इसलिए एक तो क्या हो जाएगा, जली पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, जिसमें फिर अलग अलग प्रकार का होगा, जैसे कि खारा पानी यानी कि समुद्री जल वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आ जाएगा। स्वच्छ जल जैसे कि नदियों का पानी, तालाब का पानी, मीठा पानी जितना भी होता है, झीलों का पानी, वो सब स्वच्छ जल के अंतर्गत आ जाएगा। और एक और होता है संक्रमणी जल, जिसमें मीठा पानी और खारा पानी जब आपस में मिलता है, जैसे कि नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र होता है, एस्चुरी वाला क्षेत्र होता है, वहां पर भी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो जल में जब पारिस्थितिकी तंत्र बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, जली पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। उसके बाद जो 29% लैंड वाला पार्ट है, यहाँ पर भी तो ऐसा ही होता है कि मृदा और मनुष्य के बीच, पेड़ पौधे और मिट्टी के बीच में, हवाओं के और मनुष्य के बीच में, जानवरों के और हवाओं के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं स्थल वाले पार्ट पर, वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वन क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और घास के मैदान जो होते हैं, इनमें हमें जो है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र आता है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है, घास तंत्र आता है, और टुंड्रा तंत्र आता है, जिसको हम वन के अंदर भी रख लेते हैं, डायरेक्टली स्थलीय के अंदर भी रखते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आर्टिफिशियल या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि जो आप कृत्रिम झीलें बनाते हो, वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, तो वो आर्टिफिशियल है। जैसे कि जो मछलियां होती हैं, इनके लिए घरों में जो बॉक्स बनाया जाता है, तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल। इंसान जिस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, जैसे कि स्विमिंग पूल बनाए, तो स्विमिंग पूल के अंदर अगर मछलियां छोड़ दी गई तो वहां पर उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र बना वो कैसा बना, कृत्रिम बना। उसके अलावा जो खेत होते हैं,
खेत खलिहान जो होते हैं वहां पर जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो भी कृत्रिम होता है। जैसे कि धान के खेत में इंसान क्या करता है कि मेड़ बनाकर पानी रोकता है। तो जितने भी आर्टिफिशियल तरीके से बांध बनाकर, खेत में मेड़ बनाकर, पुल बनाकर, तालाब बनाकर जो अलग अलग स्ट्रक्चर निर्मित किए जाते हैं इंसान के द्वारा, और वहां पर जब पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये मोस्टली इसके जो है दो प्रकार हैं और दो के अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी हैं। तो कृत्रिम से प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होती, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। मोस्टली हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, इसको फिर दो अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय पारितंत्र। उसके बाद अगर हम देखें तो स्थलीय को हम फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे घास के मैदान का पारितंत्र, वन पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र। वन को फिर अलग अलग कैटेगरी में हम, जैसे कि हमारी जो अर्थ है उस पर क्या होता है कि कुछ ऐसा क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो टेगा क्षेत्र यानी कि जो शीत क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो वन जो है अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के, कहीं पर उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं, कहीं पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, कहीं पर टेगा वन पाए जाते हैं। तो इस आधार पर वन पारितंत्र को फिर डिवाइड किया गया है। जलीय पारितंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अलवणीय जल होता है, समुद्री जल यानी कि एक तो फ्रेश वाटर होता है और एक खारा पानी होता है, और एक संक्रमणकालीन पारितंत्र जो है ये बनता है जहां पर खारा पानी और मीठा पानी आपस में मिलता है। तो इन सभी के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन पारितंत्र के बारे में, जो सबसे बड़ा भी है, जो स्थलीय पारितंत्र का भाग है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वन पारितंत्र या वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जिसे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, इसमें हमें अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। एक वन देखने को मिलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधी, एक वन देखने को मिलते हैं हमें शीतोष्ण कटिबंधी, एक वन देखने को मिलते हैं शंकुधारी, और एक जो क्षेत्र होते हैं जो टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, जो हालांकि स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत ही आते हैं, बट यहाँ पर भी वन या वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसको वन क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा अर्थ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ पर क्या होता है कि पूरे अर्थ पर सनलाइट जो है डायरेक्टली नहीं जाती है। कुछ ऐसा क्षेत्र है, जैसे कि एक रेखा है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, आप लोगों ने बखूबी इसके बारे में जो जियोग्राफी है उसमें पढ़ा होगा। और एक रेखा है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री साउथ में होती है, और कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और इनके बीच में एक होती है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री साउथ में, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य जो है वर्ष भर लंबवत रहता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और इस वजह से टेम्परेचर हाई होता है तो ये क्षेत्र कैसा हो जाता है, उष्ण, और ये दो कटिबंध के बीच में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद जब हम इनसे थोड़ा ऊपर आते हैं तो 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ तक का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर उष्ण क्षेत्र भी होता है और शीत क्षेत्र भी होता है, तो उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, इसको भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो ये दोनों जो शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम 66.5 से जब ऊपर जाते हैं तो 90 तक तो नहीं जाते हैं, बट 85 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, और इधर भी 85 तक का, जहां पर बहुत ही शीत क्षेत्र आता है, यानी कि बहुत ही ठंडा क्षेत्र आता है। तो इन ठंडे क्षेत्रों में ठंडे वन पाए जाते हैं, और उन ठंडे वन को हम कहते हैं कि जो शीत क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर टेगा वन पाए जाते हैं। तो ये टेगा क्षेत्र हो गया, और उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ होती है, तो वनस्पति के बहुत कम चांसेस होते हैं इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, तो उसे हम कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र। तो इस प्रकार से वन को जो है पृथ्वी की जो अक्षांशीय स्थिति है उसके आधार पर जो है डिवाइड किया गया।
ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शंकुधारी या टेगा वन और टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर है। तो अभी हमने इमेजेस के माध्यम से, जो मैप था उसके माध्यम से समझने की कोशिश की। अब इनमें क्या क्या अंतर है, उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है दोस्तों, उसमें एक वन पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सदाबहार वन, या इसको फुल नेम से हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या इनको हम कह सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कहां पर पाए जाते हैं, तो जो विषुवत रेखा होती है उसके निकट। अब विषुवत रेखा किसे कहते हैं, जो भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी पर, जिसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से हम जानते हैं, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में होती है। ये वाली जो डैश डैश करके मैंने रेखा बनाई है, जो ब्राजील से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और इंडिया से थोड़ा दूर जो है गुजरती है, तो ये रेखा जो है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य जो है वर्ष में 2 बार इस क्षेत्र के लंबवत होता है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और समुद्र भी काफी है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन, और वेपोराइजेशन होने से क्या होता है कि इधर जो है बादल बहुत बनते हैं, और बादल बहुत बनने के कारण यहाँ पर रोज वर्षा होती है, रोज गर्मी पड़ती है, रोज वर्षा होती है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग बहुत ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि वर्ष भर आर्द्रता और तापमान काफी उच्च होता है। वर्ष भर आर्द्रता यानी कि वर्षा हर दिन होती है। यहाँ का एक सिस्टम होता है कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अच्छी गर्मी होती है, 2 से 4 तक जो है बादलों का निर्माण होता है, और 4 से 5 बजे तक रोज वर्षा होती है। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर जैसा हो रहा है वैसा विषुवत रेखा के निकट होता है। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ पर जो है ऐसे सदाबहार, सदाबहार का मतलब होता है कि ऐसे वन या ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि रोज पानी मिल रहा है तो हरे भरे तो रहेंगे। उसके अलावा टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, अपना भोजन भी खूब बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्द्रता भी बनी रहती है, टेम्परेचर भी काफी उच्च होता है। तो ये वन जो है वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए इनको कहते हैं हम एवरग्रीन, यानी कि हमेशा हरे भरे सदाबहार वन। तो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो महोगनी, रोजवुड, सैंडलवुड, है ना, ऐसे जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, जिनकी हाइट काफी होती है, 300-400 मीटर, 300 मीटर से 400 मीटर तक इनकी हाइट होती है। इतनी हाइट होती है कि इनके जो है अलग अलग कैटेगरीज के पेड़ होते हैं, यानी कि बहुत लंबे पेड़, थोड़े छोटे पेड़, फिर थोड़े छोटे पेड़, और इतनी झाड़ियां पाई जाती है। मतलब इतने गहरे जंगल होते हैं कि कोई व्यक्ति आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, अगर प्रवेश कर लेता है तो निकल नहीं सकता। जैसे कि चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लंबे लंबे पेड़, बहुत सारी झाड़ियां, घास की बहुत कम मात्रा यहाँ पर होती है। इसका रीजन होता है कि नीचे तक जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे वन जो हैं उनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जैसे कि अमेजन नदी का जो बेसिन है, जिनको हम कहते हैं अमेजन के जंगल, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो ब्राजील वाले क्षेत्र में है। ठीक है, कांगो नदी है उसके बेसिन में, जो अफ्रीका में पड़ती है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और कांगो गणराज्य और कांगो देश जो है वहां पर पड़ते हैं। तो इसको कांगो बेसिन में भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया के द्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत का जो पश्चिमी घाट है, वहां पर भी सदाबहार टाइप के वन जो है पाए जाते हैं। तो ये जो वन है, इनकी ये विशेषता है कि ये रोज वर्षा वाले, यानी कि वर्ष भर जहां पर वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक औसत वर्षा होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। पेड़ कौन से होते हैं, महोगनी, रोजवुड, सैंडलवुड। कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये भूमध्य रेखा के आसपास, जैसे कि अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, अंडमान निकोबार में, जावा और सुमात्रा द्वीप में। तो ऐसे सारे क्षेत्रों में सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो टाइप होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, वहां पर एक और टाइप होता है पर्णपाती या मानसूनी वन। दोस्तों, पर्णपाती वन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि हम इंडिया के केस में अगर इनकी बात करते हैं,
बट हम इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं तो ऐसे वन जो अपने पत्ते गिरा देते हैं और मानसून के ऊपर निर्भर होते हैं, वर्ष भर जहां पर वर्षा नहीं होती है, उनको हम कहते हैं पर्णपाती वन या मानसूनी वन। जो वर्ष में जहां पर लगभग 4 से 5 महीने वर्षा होती है, बाकी वर्षा नहीं होती, तो जो गर्मियों का सीजन होता है वहां पर वाष्पो उत्सर्जन को रोकने के लिए, यानी कि पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो गर्मियों का समय चल रहा है, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी वन क्षेत्र हैं वहां पर आपको पतझड़ देखने को मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में, वो सागवान के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, शाल के वृक्ष, बांस के वृक्ष आदि जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और ऐसे वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें चाइना का पार्ट, इंडिया का पार्ट, म्यांमार वाला पार्ट, बांग्लादेश वाला पार्ट, तो इनमें जो है हमें पर्णपाती मानसूनी वन जो है देखने को मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं और पानी को मेंटेन करने के लिए, पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे इंडिया में मैक्सिमम जो है इसी टाइप के वन हमें देखने को मिलते हैं। और ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है जब गर्मियाँ आती हैं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो लीफ होती है वो नीचे गिर जाती हैं। अगर इन पेड़ों की हाइट की अगर हम बात करें तो ये 45 से 90 मीटर तक की हाइट के होते हैं, जिससे घास के मैदान जो है इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, पशु चारण के क्षेत्र भी होते हैं, और जो घास है ये भी अच्छे से यहाँ पर डेवलप होते हैं, और सामान्यतः धूप यहाँ पर देखने को अपने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण वन के नाम से हम जिनको जानते हैं, वहां पर भी सदाबहार वन देखने को अपने को मिलते हैं। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में किस प्रकार से हमें शीतोष्ण वन देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि फिर से मैं आपको अर्थ के मैप पर लेकर आता हूं, और एक ये मैं बना देता हूं कि ये जो है, और बहुत गलत बन गया, थोड़ा इसको सही बनाते हैं कि ये जो रेखा है ये क्या है, तो ये कर्क रेखा है। उसके नीचे हम बनाते हैं कि ये ब्राजील से होकर गुजर रही है, कौन सी रेखा है, तो ये मकर रेखा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी, सॉरी, है ना। थोड़ा और सही बनाते हैं इसको, ये मकर रेखा है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जब हम जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि मध्य अक्षांश है, और यहाँ पर ये जितने भी कॉन्टिनेंट है इनके जो पूर्वी किनारे हैं, पूर्वी किनारे का मतलब जैसे कि ये चाइना वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में थोड़ा सा ये जो है इजिप्ट वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद जो यूएसए का यानी कि जो अमेरिका है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है ये वाला, और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जेंटीना का, ब्राजील का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है ये वाला, तो ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है ये वाला। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है, हमें मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्या चलती है कि ओशनिक करंट चलती है, यानी कि धाराएं चलती हैं, और यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर वाष्पीकरण की रेट जो है वो बढ़ती है, क्योंकि ओशनिक करंट चलती है, उसकी वजह से पानी यहाँ पर होता है, और उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बादल बनते हैं और इसी क्षेत्र में वो क्या करवा देते हैं, वर्षा करवा देते हैं। तो पूर्वी किनारों पर वर्षा हो रही है, यानी कि यहाँ पर रोज वर्षा होती है समुद्र के पूर्वी किनारे। तो इन क्षेत्रों में जो वन देखने को मिलते हैं रोज वर्षा के कारण, वो हमें कौन से देखने को मिलते हैं, तो सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। बट यहाँ के पेड़ थोड़े उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से चेंज होते हैं, जहाँ की यहाँ पर लोरेल के पेड़ पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो दक्षिणी चीन में, जापान में, दक्षिणी ब्राजील में, और दक्षिणी एशिया में। जो मैप के माध्यम से अभी हम जिन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इसका रीजन क्या है कि समुद्री करंट जो होती है, यानी कि ओशियनिक करंट, जिसकी वजह से इधर वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने की वजह से इधर क्या होता है कि जो पानी है उसकी वजह से डेली वर्षा होती है, डेली वर्षा होती है। तो पूर्वी किनारों पर इसी प्रकार के वन जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं इनके बीच वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर डेली वर्षा नहीं होती है, इसलिए इन क्षेत्रों के मध्य वाले क्षेत्र में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे कि
इन मैप पर हम देखें तो ये वाला एरिया, महाद्वीपों के बीच का ये एरिया, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं पर्णपाती वन। तो यहाँ पर पर्णपात कब होता है? तो शीत ऋतु में होता है। शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए अपनी पत्तियां जो है ये पेड़ गिरा देते हैं, और इन वनों में पोर्टजेल मृदा पाई जाती है, और इन वनों की प्रमुख वृक्ष जो होते हैं वो वॉलनट, मेपल, चेस्टनट आदि होते हैं, जो इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ठंड से बचने के लिए पेड़ क्या करते हैं कि अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। अगर ठंड में पत्तियां जो है रहेगी तो बर्फ इनके ऊपर जम जाएगी, और बर्फ जम जाएगी तो ये पेड़ जो है सूखने लगेंगे, इसलिए ठंड से बचने के लिए पत्तियां गिराते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पर्णपाती वन होते हैं वो गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। फिर तीसरे जो वन पाए जाते हैं मध्य अक्षांशों के जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं, ये वाले जो पश्चिमी एरियाज होते हैं इन वाले क्षेत्रों में, तो पश्चिमी एरियाज में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उनको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय वन। तो जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर सामान्य से वृक्ष जैतून, पाइन, नींबू, नाशपाती, नारंगी आदि के पेड़ होते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है। हालांकि सागरों के निकट का क्षेत्र होता है तो थोड़ी बहुत वर्षा इनको मिल जाती है, और भूमध्य सागर भी इसी क्षेत्र में है, इसलिए इन वनों को भूमध्य सागरीय वन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हम मैप में ऊपर जाते हैं, जैसे कि ये वाला मैप, अब इस एरिया में हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? शंकुधारी वन, जिनको टेगा वन भी हम कहते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या आर्कटिक व्रत यानी 66.5 डिग्री के चारों ओर का जो एरिया है, उसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका महाद्वीप में ये वन जो है पाए जाते हैं, और इन वनों के वृक्ष जो है कोणधारी होते हैं। इसका रीजन होता है कि यहाँ पर होती है बर्फबारी, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और बर्फ इनके ऊपर न रुके या इनकी पत्तियों के ऊपर न जमे, इसलिए इनका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है कि बर्फ जो है डायरेक्टली नीचे गिर जाए। ठीक है, और इनकी हाइट भी काफी होती है। बर्फ अगर ऊपर जम जाएगी तो पत्तियां जो है वो सड़ने लगेगी, इसलिए इनका आकार होता है शंकु, यानी कि कोणधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन। तो ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से आगे के जो एरियाज होते हैं जहां पर सामान्यतः बर्फबारी होती है, वहां पर शंकुधारी वन जो है पाए जाते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री होता है तो इसी प्रकार का होता है। और सारे जो कॉन्टिनेंट है उनके, जैसे कि कनाडा वाला एरिया है, जो अलास्का वाला एरिया है, रसिया का साइबेरिया वाला जो एरिया है, नॉर्वे वाला जो एरिया है, उसके अलावा हम देखते हैं कि जो अंटार्कटिक का जो थोड़ा सा बाहरी एरिया है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं जो शंकुधारी वन के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम टुंड्रा प्रदेश के। तो टुंड्रा प्रदेश जो है 66.5 डिग्री के बाद का जो बिल्कुल ध्रुवों के पास का जो क्षेत्र होता है, वहां पर इस प्रकार के वन जो हमें देखने को मिलते हैं। और टुंड्रा का जो अर्थ होता है वो होता है बंजर भूमि, यानी कि वन विश्व के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत जटिल होती हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक आर्कटिक टुंड्रा जो उत्तर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और एक अल्पाइन टुंड्रा जो अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होती है? छोटी छोटी घास होती है टुंड्रा प्रदेश में, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और बर्फ जो है हमेशा यहाँ पर जमी रहती है। तो ये था दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब हम देखने वाले हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। मरुस्थल यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और वहां पर हमें मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलता है। तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के पास महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 से 35 डिग्री अक्षांश तक जो है पृथ्वी मतलब जो पाए जाते हैं उनको हम मरुस्थल कहते हैं। और पृथ्वी का लगभग 1/7 भाग जो है वो किससे घिरा है? मरुस्थल से घिरा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है, और सहारा कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। एशिया में भी बहुत सारे मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं?
तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे कि गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में पड़ता है, ये भी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल, तो ऐसे मरुस्थल जो है हमें एशिया में भी देखने को मिलते हैं। थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये इंडिया में है, ये भारत का मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घास पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो घास क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि जो घास के मैदान होते हैं उनको घास पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो घास पारितंत्र में वृक्षहीन शाकी पौधे के आवरण रहते हैं जो कि एक विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावित रहते हैं, और इन क्षेत्रों में कम वार्षिक वर्षा होती है जो 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। तो अलग अलग देश में अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदान को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जहां से हर बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा लानोस नाम के घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। केटिंगा, सेराडो और कैंपोस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ब्राजील में। पंपास अर्जेंटीना में, सवाना पूर्व और मध्य अफ्रीका में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कैटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेरीज अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी में, स्टेपी यूरोप और एशिया में, सेल्वास भूमध्य रेखी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो जल में निवास करने वाले जीव और जंतु और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता और उसके प्रभाव का अध्ययन ही जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। और जल में क्या क्या होता है, जैसे कि मछलियां होती हैं, जलीय पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, है ना, एल्गेस होते हैं, तो उनके बीच का अंतर संबंध जो है जलीय कहलाता है। और यहाँ पर एक तो होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है मीठे जल का, या हम कह सकते हैं अलवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र। तो पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो है जल से भरा हुआ है और जो लवण युक्त है, और लाखों किस्म के जीव यहाँ पर होते हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और आपस में समुद्री चक्र का निर्माण करते हैं, यही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर हम बात करते हैं एक तालाब का या मीठे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो तालाब में पाए जाने वाले जीवों की निर्भरता और पर्यावरण पे प्रभाव को तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तालाब में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में रहते हैं। जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली लार्वा को खाती है, इसी प्रकार सभी जीव एक दूसरे पर यहाँ पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं इनके बारे में देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पारिस्थितिकी तंत्र का वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, अभी वीडियो पर क्लिक करें और उसके बारे में जानें। आज का वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।